दोस्तों, क्या कपड़े इंसान की असली पहचान होते हैं? क्या एक साधारण सी धोती और पुराने कुर्ते में लिपटा इंसान देश की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ा नहीं हो सकता? ये कहानी सत्ता के घमंड और इंसानियत की सादगी के बीच की एक ऐसी ही जंग की है। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिसे विशालपुर के हवाई अड्डे पर उसकी वेशभूषा के कारण ना सिर्फ रोका गया बल्कि जलील भी किया गया। पर जब उस बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा कि मेरी बात प्रधानमंत्री से कराओ, तो सबने उसे पागल समझा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने हवाई अड्डे पर मौजूद हर एक शख्स, हर एक अधिकारी के होश उड़ा दिए। उसने सत्ता और इंसानियत के बीच के सारे पर्दे हटा दिए और यह साबित कर दिया कि असली पहुंच दौलत या पदवी से नहीं बल्कि चरित्र और कर्मों से होती है। विशालपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक ऐसी दुनिया जो कभी सोती नहीं। यहाँ हर पल एक नई उड़ान होती है, एक नया सफर शुरू होता है। कांच की ऊंची ऊंची दीवारें, चमचमाती फर्श, दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के शोरूम और हर तरफ भागते दौड़ते लोग, जिनकी आंखों में मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है। यह एक ऐसी जगह थी जहां इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसके सामान और उसकी अंग्रेजी बोलने के तरीके से आंकी जाती थी। इसी भीड़ और चकाचौंध के बीच एक शख्स ऐसा था जो इस पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग, बिल्कुल बेमेल लग रहा था। कोई 75 साल के बुजुर्ग श्री जयप्रकाश, उनके तन पर एक साधारण सी हाथ से बुनी खादी की धोती और एक पीला पड़ चुका सफेद कुर्ता था। कंधे पर एक पुराना सा झोला लटका था जिसे देखकर लगता था कि उसने कई दशक की यात्राएं देखी होंगी। उनके पैरों में साधारण सी चप्पलें थीं और हाथ में एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी की छड़ी जो उनके कांपते हाथों को सहारा दे रही थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ठहराव था जो इस भाग वाली दुनिया में कहीं खो गया था। जयप्रकाश जी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी नजरें किसी बच्चे की तरह कौतूहल से चारों तरफ देख रही थी। उन्हें हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही छोटे और पहाड़ी गांव मृणाल नगर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी। वहां एक छोटा सा स्कूल था जिसे उन्होंने कई साल पहले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया था और वह उसी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे थे। जैसे ही वह सिक्योरिटी चेक इन के लिए लाइन में लगे, उनकी वेशभूषा ने वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे तो कुछ घृणा से मुंह बना रहे थे। इसी लाइन पर ड्यूटी पर तैनात था एक नौजवान सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र कोई 28 से 30 साल का लड़का था जिसके बदन पर कड़क वर्दी थी और चेहरे पर अपनी ताकत का घमंड। उसे लगता था कि इस हवाई अड्डे पर वह किसी राजा से कम नहीं। वह लोगों से, खासकर साधारण दिखने वाले लोगों से रूखा व्यवहार करने में अपनी शान समझता था। जैसे ही जयप्रकाश जी ट्रे लेकर उसके काउंटर पर पहुंचे, वीरेंद्र ने उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह कोई अपराधी हो। उसका पहला सवाल अंग्रेजी में था। जयप्रकाश जी ने बड़ी सहजता से हिंदी में जवाब दिया, कुछ किताबें हैं बेटा और थोड़ा सा प्रसाद है। वीरेंद्र का पारा चढ़ गया। उसे हिंदी में जवाब देना और बेटा सुनना अपनी तौहीन लगी। उसने गुस्से में कहा, यहां हिंदी नहीं चलती, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। उसने उनका झोला लिया और उसे ट्रे में ऐसे फेंका जैसे वह कोई कचरा हो। उसने झोला खुलवाया और एक एक चीज को बाहर निकालकर फेंकने लगा। कुछ पुरानी दार्शनिक किताबें, एक लकड़ी का छोटा सा खिलौना और एक कपड़े की पोटली में बंधा हुआ प्रसाद। ये सब क्या बकवास भर रखी है? वीरेंद्र ने तिरस्कार से कहा। जयप्रकाश जी शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा यह किताबें मेरा ज्ञान है और वह खिलौना मेरे एक छात्र ने दिया था। पीछे लाइन में खड़े लोग अब अधीर हो रहे थे। तभी पास के काउंटर पर काम कर रही एक युवा ग्राउंड स्टाफ रीमा की नजर इस पर पड़ी। रीमा एक छोटे शहर से आई थी और उसके दिल में अभी भी इंसानियत और बड़ों के लिए सम्मान बाकी था। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह हिम्मत करके वीरेंद्र के पास आई और धीरे से बोली, वीरेंद्र सर, जाने दीजिए ना, बुजुर्ग आदमी हैं, फ्लाइट का समय हो रहा है। वीरेंद्र ने रीमा को घूर कर देखा। तुम मुझे मेरा काम सिखाओगी? जाओ अपना काम करो वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। रीमा डर कर चुप हो गई। अब वीरेंद्र की नजर जयप्रकाश जी की लकड़ी की छड़ी पर पड़ी। यह क्या है? इसे अंदर नहीं ले जा सकते, यह एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। जयप्रकाश जी के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें उभरी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, ये छड़ी तो मेरा सहारा है, ये मेरे दादाजी की निशानी है।
मैं इसके बिना चल नहीं सकता। लेकिन वीरेंद्र सुनने को तैयार नहीं था। नियम तो नियम है, या तो इसे यहीं छोड़ो या अपनी फ्लाइट छोड़ो, उसने अकड़ कर कहा। मामला बढ़ता देख वीरेंद्र ने अपने मैनेजर श्री मल्होत्रा को बुला लिया। मल्होत्रा एक चापलूस किस्म का आदमी था जो हमेशा अपने स्टाफ के साथ खड़ा रहता था ताकि कोई विवाद ना हो और उसकी कुर्सी बची रहे। उसने आते ही पूरा मामला समझे बिना वीरेंद्र का पक्ष लिया। देखिए अंकल, यह हवाई अड्डे की सुरक्षा का मामला है। हमारा अधिकारी जो कह रहा है वह सही है। आपको यह छड़ी यहीं छोड़नी होगी। जयप्रकाश जी ने बहुत मिन्नतें की। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि उनके परिवार की विरासत है, पर उनकी आवाज उस शोर और घमंड में दब कर रह गई। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने ही देश में एक अजनबी है, जहां उनकी सादगी और उनकी जड़ों का कोई मोल नहीं था। जब उनकी कोई भी दलील काम नहीं आई तो जयप्रकाश जी की आंखों की शांति एक अजीब सी दृढ़ता में बदल गई। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और एक ऐसे स्वर में बोले जिसमें कोई घबराहट नहीं बल्कि एक गहरा अधिकार था। ठीक है, अगर आप लोग नियम और कानून की ही बात करते हैं तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीरेंद्र और मल्होत्रा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। जयप्रकाश जी ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन लगाइए और कहिए कि जयप्रकाश बात करना चाहते हैं। मेरी बात प्रधानमंत्री जी से करवा दीजिए। यह सुनते ही वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल वीरेंद्र, मल्होत्रा और आसपास खड़े कुछ यात्री जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह बूढ़ा आदमी या तो पागल हो गया है या फिर अपनी बेइज्जती से बौखलाकर कुछ भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री, वीरेंद्र ने हंसते हुए ताना मारा, तुम्हें पता भी है कि तुम किसका नाम ले रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। चलो अब यहां से निकलो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। श्री मल्होत्रा भी मुस्कुराते हुए बोले, देखिए बाबा जी, अब आप ड्रामा मत कीजिए, चुपचाप यहां से जाइए। लेकिन जयप्रकाश जी अपनी जगह से हिले नहीं। वह उसी शांत और दृढ़ आवाज में बोले, मैंने कहा ना फोन लगाइए। अगर आपको सीधा प्रधानमंत्री जी को फोन लगाने में डर लगता है तो उनके प्रमुख सचिव श्री गुप्ता जी से मेरी बात करवा दीजिए। कहिएगा उनके गुरुजी लाइन पर हैं। गुरुजी शब्द सुनकर वीरेंद्र की हंसी और तेज हो गई। उसे यह सब एक मजाक लग रहा था, पर रीमा जो यह सब देख रही थी उसे ना जाने क्यों उस बुजुर्ग की आंखों में एक सच्चाई नजर आई। उनके आत्मविश्वास में कोई दिखावा नहीं था। उसने डरते डरते श्री मल्होत्रा से कहा, सर, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मल्होत्रा को भी लगा कि इस ड्रामे को खत्म करने का यही तरीका है। उसने वीरेंद्र को इशारा किया। वीरेंद्र ने मजाक उड़ाते हुए अपने एक जूनियर को कहा, अरे लगाओ फोन प्रधानमंत्री कार्यालय में, देखें तो सही बाबा जी के कौन से रिश्तेदार हैं वहां। उस जूनियर ने हवाई अड्डे की डायरेक्टरी से प्रधानमंत्री कार्यालय का सामान्य पूछताछ का नंबर निकाला और फोन लगा दिया। उसने सोचा था कि फोन या तो लगेगा नहीं या फिर कोई ऑपरेटर उसे डांट कर फोन रख देगा। उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया ताकि सब इस मजाक का आनंद ले सकें। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक पेशेवर आवाज आई, प्रधानमंत्री कार्यालय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जूनियर ने हंसते हुए कहा, जी, हमें श्री गुप्ता जी से बात करनी है। ऑपरेटर ने पूछा, क्या मैं आपका नाम और बात करने का कारण जान सकता हूं? जूनियर ने वीरेंद्र की तरफ देखकर आंख मारी और कहा, जी, कह दीजिए कि हवाई अड्डे से जयप्रकाश जी बात करना चाहते हैं। जैसे ही ऑपरेटर ने जयप्रकाश का नाम सुना, उसकी आवाज में पेशेवर ठंडक की जगह एक घबराहट भरी हड़बड़ी आ गई। 1 मिनट सर, प्लीज होल्ड कीजिए। चंद सेकंड के अंदर फोन एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया। फोन पर एक भारी और गंभीर आवाज आई, जी, मैं गुप्ता बोल रहा हूं। कौन? जूनियर का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, सर, जयप्रकाश जी। फोन के दूसरी तरफ जैसे कोई भूचाल आ गया हो। गुप्ता जी की गंभीर आवाज में अचानक चिंता और सम्मान का एक ऐसा भाव आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुजी, आचार्य जयप्रकाश जी, आप हवाई अड्डे पर हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है। हे भगवान, आप कहां हैं सर? किस टर्मिनल पर? मैं बस 5 मिनट में खुद वहां पहुंच रहा हूं। आप कहीं मत जाइएगा प्लीज गुरुजी। फोन कट गया, पर गुप्ता जी के शब्द, खासकर गुरुजी और आचार्य, उस हॉल में गूंजते रह गए। हंसी अचानक थम गई। मजाक की जगह अब एक खौफनाक सन्नाटे ने ले ली थी। वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। श्री मल्होत्रा के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें उभर आई थीं।
उनकी टांगें कांप रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। जिस साधारण से धोती कुर्ते वाले बूढ़े को वे भिखारी समझकर जलील कर रहे थे, वहां आखिर कौन था? अगले 20 मिनट उन लोगों के लिए जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे खौफनाक पल थे। पूरा हवाई अड्डा अचानक हाई अलर्ट पर आ गया। बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक आकर रुकने लगा। काले सूट पहने हुए कमांडो और उच्च अधिकारी तेजी से टर्मिनल के अंदर भागे। हवाई अड्डे की अपनी सुरक्षा व्यवस्था जैसे बौनी पड़ गई और फिर उस भीड़ को चीरते हुए, लगभग दौड़ते हुए श्री गुप्ता खुद अंदर आए। वह शख्स जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े मंत्री और उद्योगपति हफ्तों इंतजार करते थे, आज एक लाचार की तरह उस बुजुर्ग को ढूंढ रहा था। जैसे ही उन्होंने जयप्रकाश जी को देखा, वह भागकर उनके पास पहुंचे और बिना किसी की परवाह किए सबके सामने उनके पैरों पर गिर पड़े। गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें आपके आने की कोई सूचना नहीं थी, वरना हम खुद आपको लेने आते। जयप्रकाश जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। अरे शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गुप्ता जी ने फिर गुस्से से लाल आंखों से श्री मल्होत्रा और वीरेंद्र की ओर देखा। उनकी नजरों में इतनी आग थी कि वे दोनों वहीं भस्म हो जाते। यहां क्या हुआ था? गुरुजी की यह हालत किसने की? उनकी आवाज में छुपी धमकी से पूरा हॉल कांप गया। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। रीमा ने हिम्मत करके सारी बात सच सच बता दी। कैसे उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें परेशान किया गया, कैसे उनकी छड़ी छीनने की कोशिश की गई और कैसे उनका मजाक उड़ाया गया। यह सुनते ही गुप्ता जी का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने वीरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ बदसलूकी की है? और फिर उन्होंने जो खुलासा किया, उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं है, यह पद्म विभूषण आचार्य जयप्रकाश हैं। देश के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, महान दार्शनिक, लेखक और शिक्षाविद, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निजी गुरु हैं। प्रधानमंत्री जी ने बचपन में इन्हीं से शिक्षा और संस्कार पाए हैं। वे आज भी अपने हर बड़े फैसले से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। यह अपनी इच्छा से गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, वरना आज यह देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक होते। और जिस छड़ी को तुम हथियार बता रहे थे, मूर्ख, वो छड़ी इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथों से भेंट की थी। ये सुनते ही वीरेंद्र और मल्होत्रा वहीं जमीन पर गिर पड़े। वे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आचार्य जयप्रकाश जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उनकी आंखों में उन दोनों के लिए सिर्फ दया थी। उन्होंने गुप्ता जी से कहा, इन्हें माफ कर दो गुप्ता, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती इनकी नहीं, इनकी उस सोच की है जो इंसान को उसके कपड़ों से पहचानती है, उसके चरित्र से नहीं। इन्हें सजा मत दो, इन्हें शिक्षा दो, इन्हें बताओ कि इंसानियत क्या होती है। गुप्ता जी ने एक सुरक्षित फोन आचार्य जी की ओर बढ़ाया। गुरुजी, प्रधानमंत्री जी खुद आपसे बात करने के लिए व्याकुल हैं। हवाई अड्डे पर मौजूद सैकड़ों लोग जो अब तक मूर्ति बने ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कैसे धोती कुर्ता पहना एक साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई पिता अपने बेटे से बात कर रहा हो। बात खत्म होने के बाद आचार्य जी ने रीमा की ओर इशारा किया। यह बच्ची बहुत अच्छी है, इसके मन में दया और सम्मान है, इसका ध्यान रखना। गुप्ता जी ने तुरंत रीमा का नाम और नंबर नोट किया और उसे आश्वासन दिया कि उसकी इस नेकी का फल उसे जरूर मिलेगा। बाद में रीमा को न सिर्फ हवाई अड्डे पर एक बहुत बड़ी तरक्की मिली, बल्कि सरकार की तरफ से उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी गई। वीरेंद्र और मल्होत्रा को तुरंत निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई। गुप्ता जी ने आचार्य जी के लिए एक विशेष चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम करने की पेशकश की, पर आचार्य जी ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं, मैं अपनी उसी फ्लाइट से जाऊंगा जिसके लिए मैंने टिकट लिया है। मैं एक साधारण नागरिक हूं और साधारण ही रहना चाहता हूं। बस मेरी वह छड़ी मुझे वापस दिलवा दो। आचार्य बुजुर्ग को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी फ्लाइट तक ले जाया गया। हवाई अड्डे का हर कर्मचारी, हर यात्री, हर अधिकारी उन्हें सम्मान में सिर झुकाए देख रहा था। आज उन सब ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसकी वेशभूषा
या उसके बाहरी रूप से कभी नहीं आंकना चाहिए। सच्ची महानता और असली पहुंच कपड़ों में, पद में या दौलत में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र, उसकी सादगी और उसकी इंसानियत में होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।